हेलो एवरीवन, वेलकम टू द घर से यूपीएससी। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम की थीम्स देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए। देखो, की थीम्स क्या हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। और ऐसे टॉपिक्स हैं जो रेगुलरली इन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो इन द केस इन टॉपिक्स को अगर आप कवर करके जा रहे हो तो अप्रॉक्सीमेटली आपके लाइक 50% तो आप ये समझ लो कि आप थोड़ा बहुत इसमें आप पेपर आप इसमें कर सकते हो। अगर डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ से आप इन चीज़ों को कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चन तो आपके इन टॉपिक से सॉल्व हो जाएंगे। और बाकी इन की थीम से रिलेटेड एक लॉजिक ट्रिक भी है जो कभी कभी अप्लाई होती है, मैं कहूँगा 100% श्योर है। बट इसको अगर आप अप्लाई करोगे तो उससे आपका अगर गेन नहीं हुआ, राइट, कोई भी आप मार्क्स प्लस नहीं हो रहे हैं तो आपका लॉस भी नहीं होगा, राइट, आप न्यूट्रल ही रहोगे। इन चीज़ों में ऐसा है, राइट। तो आपका गेन नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, तो फिर न्यूट्रल रहोगे तो फिर ठीक है, लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि आपका गेन होगा अगर आप इसको सही से अप्लाई कर लेते हो, ठीक है। अगर थोड़ा लॉजिकली सोच करते हो, वो आपके दिमाग में उस टाइम रहेगा कि एग्ज़ाम हॉल में आपको उस चीज़ को आप किस तरीके से प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो थीम्स पे आ जाते हैं। तो थीम्स में यार देखो, पहली क्या है, आईआर का सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आईआर में देखो कुछ टॉपिक्स हैं कि थीम्स के। तो सबसे पहला है डब्ल्यूटीओ से यूपीएससी ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, और खासकर डब्ल्यूटीओ के जो एक स्ट्रक्चर वगैरह छोड़ के उसका जो वो है ना, एग्रीमेंट्स जो है, ठीक है। तो वो सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो आप पढ़ लो, लाइक एग्रीमेंट और फाइटोसैनिटरी मेजर्स जो हैं, उसके बाद एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर है, एग्रीमेंट ऑन ट्रिप्स है, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स है यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। तो उसके रिलेटेड आपको डब्ल्यूटीओ के थ्रू जाना है, और डब्ल्यूटीओ की जो बाकी चीज़ें हैं, जो प्रिकर्सर था, कैट था, उसके रिगार्डिंग उसकी जो काउंसिल्स हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा सा पढ़ लेना, एग्रीमेंट्स पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। बाकी आईएमएफ है, आईएमएफ की जो लैंडिंग एक्टिविटीज़ है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर हो गया, उसकी जो बास्केट हो गई, उन सबसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है और हर साल पूछती है। तो आईएमएफ से भी आप जा सकते हो। फिर देखो यूएन की स्ट्रक्चर से अब इन्होंने सीडीएस 2024 में भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, और पहले भी पूछे हुए हैं उनकी जनरल असेंबली को लेकर के, राइट। उनकी जो मीटिंग्स होती हैं उन सारी चीज़ों को लेकर, क्रेडेंशियल्स कमेटी पूछ ली कभी। तो यूएन का एक ओवरऑल अगर थोड़ा सा नॉलेज है ना आपको, तो उससे अगर आपको चीज़ें पता है तो उससे आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो उसकी जो मेन स्ट्रक्चर बॉडी है ना, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, उनका फंक्शन थोड़ा सा पढ़ लेना। बाकी उसके जो ऑर्गन्स हैं, उसकी जो स्पेशलाइज एजेंसीज़ हैं, ठीक है, उनके बारे में हो गए। उसमें जो मेंबर होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, पर जो परमानेंट ऑब्जर्वर हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा। अभी लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था इसी ऑब्जर्वर का, और अभी भी इन्होंने सीडीएस में दिया हुआ है, राइट। ईयू देखो, ईयू भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल एक क्वेश्चन पूछती है। डिजिटल सिंगर मार्केट स्ट्रैटेजी हो गया। फिर इन्होंने जैसे ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल का पूछा था आई थिंक। उसके बाद इन्होंने एक ये भी पूछा हुआ था स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट का, ठीक है। तो ईयू से हर साल एक क्वेश्चन इनका आता ही रहता है मोस्टली। तो ईयू थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। और ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनकी मोस्टली जो रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं उनसे पूछ लेते हैं। और थोड़ा जर्नल्स इनकी अगर नॉलेज ले लोगे ना इनके बारे में कि क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, तो आपको बाकी चीज़ों में ये आ जाएगा। बस इनका ये देख लेना किस किस एस्पेक्ट में ये वर्क करते हैं, इनका डोमेन कौन कौन सा है, ओके। तो वहाँ से अगर क्वेश्चन आते हैं थोड़ा आपको हो जाएगा। ISA, UN क्लॉज और हाई सी एग्रीमेंट जो है, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें इनसे यूपीएससी हर साल एक क्वेश्चन पूछती है, इसलिए थोड़ा अलग लिखा है। क्योंकि आईसी से पूछ चुकी, यूएन क्लॉज से भी 2-3 बार पूछ चुकी है, आईसी एग्रीमेंट को उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछेगी। तो ये थोड़ा यूपीएससी का टॉपिक होता है, तो जनरली चांसेस है। G20 से बहुत बार क्वेश्चन आया है, जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है था, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं, G20 की मेंबरशिप के बारे में पूछ लिया, मेंबर कौन कौन होते हैं। और 2022 में भी G20 का कॉमन फ्रेमवर्क का क्वेश्चन आया है, पेरिस क्लब के साथ इनका जो है वो आया है, ठीक है। तो G20 एक थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी भी इंडिया G20 प्रयोग में है, और 2023 में G20 हुआ है, उसके पहले प्रीलिम्स हुआ था, राइट। तो उसके लिए आप थोड़ा G20 के बारे में पढ़ लेना, इस बार चांसेस से क्वेश्चन आ जाए। अफ्रीका से हर साल क्वेश्चन वो पूछती है, अफ्रीका का करंट जो है, ठीक है, उसे तो आप पढ़ लें। तो अफ्रीका के भी इनके क्वेश्चंस आते रहते हैं, राइट। तो अफ्रीका में भी आप देखोगे जैसे रिफ्यूजी कैंप का इन्होंने क्वेश्चन दे दिया। उसके बाद जो कंट्रीज़ है वहाँ की मोस्टली, जो उसमें सूडान वगैरह हो गया, कैमरून का क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट ईयर, इथोपिया का उन्होंने पहले पूछा हुआ है। तो थोड़ा सा उसके बारे में जनरल नॉलेज रख लेना कि कौन सी कंट्री कहाँ पड़ती, मेजर कंट्रीज़ के आसपास में देख लेना, वहाँ की लेक्स वगैरह पूछ लेती यूपीएससी थोड़ा, ठीक है। और मोस्टली जो वहाँ पे रिसेंट करंट में जैसे कूप्स वगैरह जो चल रहे हैं, कहाँ कहाँ पे, जैसे टिग्रे है इथोपिया में, वहाँ के अभी भी करंट में है, तो वहाँ की चीज़ें जो हो जाती हैं। और जो साहिल वाला पूरा रीजन है उसमें मोस्टली जो चीज़ें होती हैं, तो वहाँ से कुछ करंट चीज़ें हैं जो आप थोड़ा यूपीएससी से, अभी फ्लडिंग भी आई हुई है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो हो गया, कॉन्गो, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा आप देख लेना, मैपिंग और करंट अफेयर्स, ठीक है। मिडिल ईस्ट का भी सेम वही है, मैपिंग और करंट। यहाँ से भी हर साल यूपीएससी क्वेश्चन जॉर्डन सीरिया के बारे में पूछा हुआ है, पहले इजराइल पैलेस्तीन का चल रहा है, अभी
ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया है। अभी CDS जो था 2024 का हुआ है, इसमें ब्लू लाइन का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ उन्होंने। ऐसे ही ग्रीन लाइन है, उसे पढ़ लेना, ये इज़राइल और सीरिया के बीच में आई थिंक, राइट, इज़राइल या लेबनान के बीच में ऐसे ही है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या नाम है, जो इज़राइल का है पूरा इशू वो पढ़ लेना पैलेस्तीन के साथ, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी जो यमन वाला हुआ था हौथी रेबल्स का, ठीक है, वो भी मिडिल ईस्ट में ही आता है, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लें। तो मिडिल ईस्ट के रिगार्डिंग जितने भी करंट में चीज़ें हुई हैं और साथ में जितना ही उनका मैपिंग है, ठीक है, वो आप अच्छे से कर लेना। इतना पोर्शन देखो, ये 9 चीज़ें ही हैं जो अगर आप कर लोगे, ठीक है, टोटल लगभग 70 टॉपिक्स हैं जो मैंने डिसाइड किए हैं की टॉपिक्स, राइट। अगर आप ये कर ले, इनको मिनिमम आप मतलब सबसे प्रायोरिटी पे रखना, इसके बाद बाकी चीज़ों को पढ़ोगे चलेगा। ये चीज़ें अगर आप थोड़ी कर लेते हो ना, तो इससे आपका लगभग 50% पेपर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर एंशिएंट हिस्ट्री पे आ जाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की टॉपिक बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके साइट से लेकर के, उनके कल्चर से लेकर के, राइट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड कर। वैदिक एज में भी मोस्टली जो ऋग वैदिक एज है उससे क्वेश्चन आए हुए हैं। इन द ऋग वैदिक एज और IVC का कंपेरिजन जो है, उसके बारे में क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं और क्या कॉमन नहीं है, राइट। उन चीज़ों के बारे में थोड़ा जल लेना। जनरल सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में वो चीज़ें पढ़ लेना। गुप्ता और मौर्यन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं मोस्टली, तो इनके टाइम्स के जो थोड़ा किंग का क्रोनोलॉजी है और बाकी जो उनका लिटरेचर वगैरह है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो हुआ है उसके बारे में आप पढ़ लेना। संगम लिटरेचर, इस संगम पीरियड का कैसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, मतलब संगम लिटरेचर से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा ये पढ़ लेना। बाकी उनकी डीप में भी नहीं आते नाम वगैरह के, जो संगम लिटरेचर की बेसिक फिलॉसफी है ना, वो चीज़ें वो पूछते हैं। तो अगर आपको इस बेसिक फिलॉसफी भी आपको पता है ना उसके बारे में, या फिर थोड़ा जनरल से पता है, तो भी आप उसके बारे में क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। तो ऐसे मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं। अर्थशास्त्र लगातार देखो 2-3 बार UPSC पूछ चुकी है, ठीक है, अर्थशास्त्र के बारे में। और अभी CDS में भी पेपर में इन्होंने 2024 में अर्थशास्त्र के बारे में पूछा है। और अर्थशास्त्र एक ऐसी बुक है यार कि मतलब आपको सबको पता है कि कौटिल्य ने लिखी, लेकिन अब वो UPSC उसके अंदर डीप में जा रही है, ठीक है। तो आपको भी थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। अर्थशास्त्र ऐसी चीज़ें कोई बच्चा पढ़ा नहीं होगा जिसने अब बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में उसका मेन स्ट्रीम रहा है, मे बी उसने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, लेकिन अर्थशास्त्र ऐसा टॉपिक, अब जो पेपर बनाते हैं वो प्रोफेसर्स होते हैं, उनकी तो मतलब PhD होती है उसमें, तो उनको तो ज़्यादा डीप नॉलेज होती है उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में, राइट। तो आपको वो पूरी नॉलेज नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रहेगी अर्थशास्त्र के बारे में, तो थोड़ा सा आप वहाँ पे फिर क्वेश्चन को पढ़ के चीज़ों को करके ना अंडरस्टैंडिंग से आप थोड़ा एक आंसर कंक्लूड कर सकते हो, ओके। पोर्ट्स इंपॉर्टेंट थी में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुकी है। कोरकोई, पोमपुर और ताम्रलिप्ति, घंटसला, चौल, ये सारे पोर्ट्स के, और हर साल एक पोर्ट का क्वेश्चन आता ही आता है। टर्म्स हो गए, कॉइन्स, लैंड, टैक्सेस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म हर साल एक क्वेश्चन आता है। बुद्धिज़्म जैनिज़्म के सेक्ट, उनके जो प्रीचर्स रहे हैं, उनके जो डिफरेंट फॉर्म्स रहे हैं, राइट, उनकी लिटरेचर जितने हैं, वो सारी चीज़ें आप पढ़ डालो। यहाँ से अब आपका 1-2 क्वेश्चन, अब देखो यहीं से ऐसे करके आपके 1-1, 2-2 क्वेश्चन आपके कंफर्म होते जाएंगे। केव्स में जैसे अजंता, एलोरा, बाग, भीमबेटका, इन सब में क्वेश्चन आप जैसे CDS 2024 में उन्होंने इन तीनों के बारे में पूछा है। एलोरा और बाग केव्स और भीमबेटका और बाबर केव्स के बारे में भी पूछा हुआ है आई थिंक, राइट। तो उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लें। लिटरेचर्स जो अलग से हैं थोड़ा, ठीक है, जो मोस्टली ऐसे लिटरेचर्स होते हैं अब UPSC पूछ रही है जो थोड़ा डीप डाउन होते हैं। बाकी रिलेटेड जैसे योग वशिष्ठ उन्होंने पूछा हुआ है, और सेम उसी से रिलेटेड नाथ शास्त्र के बारे में उन्होंने पूछ लिया है CDS के पेपर में, राइट। तो वही की थीम्स है, बस उसके इर्द गिर्द थोड़ा घूम रही है UPSC और क्वेश्चन पूछ रही है। तो ये सारे टॉपिक अगर आप करो, ज़्यादा टॉपिक्स हैं नहीं, देखो 10 टॉपिक हैं एंशिएंट में, लेकिन आपका ये शॉर्ट हो जाएगा कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री से तैयार भी हो गई, और साथ ही साथ आपका जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि आपके UPSC रिलेटेड वो भी चीज़ें कवर अप हो जाएंगे। मेडिवल हिस्ट्री आ जाओ। मेडिवल में क्या है, हिंदू किंगडम्स की क्रोनोलॉजी, ये सिर्फ 5 टॉपिक हैं, इनको कर लोगे ना तो मेडिवल हिस्ट्री में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। उसके ज़्यादा फिर मेहनत आपको अगर करनी है तो किसी और टॉपिक्स में लगा दो, राइट। तो हिंदू किंगडम्स की जो क्रोनोलॉजी है उसको अगर आप थोड़ा देख लो, उससे हर साल मतलब 3-4 साल से क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं। 2023 में भी आया है, 22 में भी आया है, 20-21 में भी आया है, राइट, लगातार 4 साल से हैं। तो ये क्वेश्चंस आप थोड़ा क्रोनोलॉजी के देख लेना किंगडम्स के। विजयनगर हर साल एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं विजयनगर के, हर साल पूछे हैं लगातार, राइट। तो ये अब जैसे सूद सिंह का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि वुमेन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं, फिर इन्होंने इरिगेशन डैम वाला क्वेश्चन दिया हुआ है लाइक लास्ट ईयर। उसके पहले भी इन्होंने मल्लिकार्जुन वाला क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन उसके पहले इन्होंने टेम्पल आर्किटेक्चर का पूछा हुआ है वहाँ का, विजयनगर का। फिर फाउंडर इन्होंने एक बार पूछा हुआ था, हरिहरा वाला, राइट। तो ये चीज़ें क्या है, विजयनगर से हर एक साल उनका क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है। तो एक तरीके से फेवरेट टॉपिक से ये सारे मान लो आप। तो ये विजयनगर को अच्छे से करके जाना। जो टर्म्स हैं मेडिवल हिस्ट्री के उनको थोड़ा सा पढ़ लेना, और वो भी टर्म्स किन सेंस में, लैंड हो गया,
क्वाइंस हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा हो गया, तो उन चीज़ों को, मिलिट्री हो गया, ठीक है, इन चीज़ों में जो आपके टर्म्स मिलते हैं उनको थोड़ा देख लेना, टैक्सेशन हो गया, ठीक है, ये की थीम्स हैं इनमें। मुगल की पीरियड के बारे में बात करूँ तो सिर्फ अकबर बाबर के बारे में उतना पूछते नहीं है, जहांगीर के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट, और शाहजहाँ भी उतना नहीं पूछते हैं। अकबर ही मोस्टली एक ऐसा रूलर है प्रोमिनेंट में जिसके बारे में मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, राइट, तो अकबर थोड़ा सा आप पढ़ लेना। मंगोल इन्वेजन जो हो गया, ठीक है, और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड ऑन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, भक्ति मूवमेंट जो हुआ था ना, उसके मेडिवल में जो लीडर्स रहे हैं, ठीक है, उनको आप पढ़ लेना, ठीक है। अगर आप भक्ति मूवमेंट के लीडर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लोगे ना तो उससे आपको थोड़ी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। उनका जो टाइम पीरियड है वो आप रख लेना, टाइम पीरियड हो जाएगा तो आपके क्रोनोलॉजी वाले जो आते हैं ना कि वो उसके कंटेम्प्रेरी थे कि नहीं थे, या फिर थोड़ा भी अगर आपको आइडिया हो जाएगा उससे कि ये इस टाइम पे थे, ये इसके डेसिपल थे, तो उसको आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में डेवलप हो जाएगी। जैसे अगर आपको पता है कबीर के बारे में कि कबीर जो थे, कबीर की आपको फ़िलॉसफी पता है कि वो थोड़ा लाइक निर्गुणा भक्ति थी उनकी, राइट, कि फॉर्मलेस भगवान को वो प्रीच करते थे। तो अगर कबीर फॉर्मलेस को निर्गुण भक्ति थे, कोई ऐसा नाम आया इंसान जो सगुण भक्ति का था, राइट, मान लो चैतन्य है, अब चैतन्य कहेगा कि वो कबीर, चैतन्य जो थे वो कबीर के फॉलोअर थे, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये तो फॉर्मलेस, फॉर्म वाले भगवान को वो करते हैं ना वर्शिप, तो फिर कबीर का इनका आएगा नहीं, राइट। तो ऐसे करके थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हो जाएगी कि अगर थोड़ा थोड़ा नॉलेज होगी उन लोगों के बारे में। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में भी देखो सिर्फ 5 टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट जो थोड़े थोड़े कवर कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। इसके बाहर के कोई क्वेश्चन आएंगे तो फिर वो किसी को भी नहीं आएंगे मोस्टली लेवल पे, ठीक है। तो 1905 स्वदेशी मूवमेंट जो टाइम था वो से हर साल एक क्वेश्चन आता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के जाना। नेशनल मूवमेंट्स जो हुए हैं जैसे सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट वाला हो गया सीन। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनके बारे में, अब इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को आपको कवर कैसे करना है। अब इसमें देख लो जैसे पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपने पढ़ा तो उनकी एक बेसिक आइडियोलॉजी को देख लो कि वो कैसे थे, लेफ्टिस्ट थे, लिबरल थे, या फिर थोड़ा ऑर्थोडॉक्स में थे, राइट। तो अगर उनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ोगे उनकी जो रिलीजन को लेकर के या फिर उनके थोड़ी चीज़ों को लेकर, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो अगर ऑप्शंस में आ जाओगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि वहाँ से एलिमिनेट करने में कि एक इंसान अगर वो मान लो कि थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट नेचर का है तो वो लिबरल बातें नहीं करेगा, उतनी लिबरल चीज़ों में नहीं होगा। अम्बेडकर हैं तो मोस्टली वो इंग्लिश यूज़ करते हैं, तो हिंदी वाली चीज़ों में फिर उनका नाम नहीं होगा, राइट। तो ऐसी चीज़ें आप थोड़ा डिटेक्ट कर सकते हो कि महात्मा गांधी थे, वॉयलेंस वो नहीं चाहते थे, राइट, नॉन वॉयलेंस प्रीच करते थे, रामराज रिलीजन में मानते थे। तो ऐसी चीज़ों की जो रिलीजन्स के अगेंस्ट में जा रही है तो उसमें वो उनका हाथ नहीं होगा, राइट। तो ऐसे करके थोड़ा सा आपको वहाँ से डिटेक्ट करने में आसानी होगी अगर आप उनके पर्सनैलिटीज़ के थोड़ा डीप डाउन उनके बारे में पढ़ लेते हो। यूरोपियन इस्टेब्लिशमेंट, हाँ देखो यूरोपियन इस्टेब्लिशमेंट जो आई थी ना, पोर्चुगीज स्टूडियो वाला, ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, ये अभी CDS में भी आया हुआ है क्वेश्चन में 2024 में, राइट। और इन्होंने क्या नाम है इसमें भी दिया हुआ था कि इंग्लिश की फैक्ट्री कौन सी थी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 17th सेंचुरी की, में भी क्वेश्चन आया हुआ है ये। और भी इन्होंने मतलब ये मोस्टली जो क्वेश्चन है ना इंग्लिश और यूरोपियन इस्टेब्लिशमेंट में भी होता है, 2 मोस्टली इंपॉर्टेंट है, एक आपका इंग्लिश हो गया, एक आपके पोर्चुगीज़ हो गए। ये 2 अगर आप कर लेते हो ना, इनसे भी आपका मतलब कवर हो। इनके अलावा यूपीएससी ने डेन्स के बारे में, डच के बारे में उतना नहीं पूछा है, फ्रेंच के बारे में कभी 1-2 बार पूछा है, बाकी तो अभी रिसेंट में तो नहीं पूछा है फ्रेंच के बारे में। तो ये चीज़ अगर आप ये 2 कर लोगे तो भी आपका कवर अप हो जाएगा। 1905 से 1947 का ये पूरा ओवरऑल जो पीरियड रहा है, राइट, आगे के जो प्लान्स रहे हैं, कैबिनेट मिशन प्लान, वावेल प्लान, अगस्त ऑफर, उसके बाद जो अगस्त डिक्लेरेशन, तो वो सारी चीज़ें आप अच्छे से इसमें कवर कर लेना। इसके अंदर जो आपकी कमिटीज़ भी बनी गई हैं, जैसे बटलर कमेटी हो गई, हिचिंगसन कमेटी हो गई, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। एक ओवरऑल एजुकेशन की कमिटीज़ जो बनाई गई हैं, जो कमीशंस रही हैं, ठीक है, वो स्पेक्ट्रम में आई थिंक दिया हुआ है, लास्ट के 20-25 पेज ही हैं, उसमें आपके पूरी चीज़ें ये कवर हो जाएंगी, कमिटीज़ वगैरह एंड ऑल, तो वहाँ से आप कर सकते हो। फिर इन्वायरमेंट सेक्शन हो गया। इन्वायरमेंट में देखो जितने एक्ट्स हैं, सबसे पहले मैंने बहुत बार बोला है कि एक्ट जितने हैं उनको आप अच्छे से करके जाना। इसमें क्या है, WP एक्ट 1972, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 86, फॉरेस्ट एक्ट 1980 है, हाँ, CBT 2002 है। फिर 1974 का आई थिंक वाटर एक्ट है, 77 का भी वाटर, 84 का एयर एक्ट है, FRA एक्ट 2005 है, NGT का एक्ट हो गया, और पार्टनरशिप लायबिलिटी। तो जितने एक्ट है ना, उसके बाद NGT जिन जिन एक्ट्स को कवर करती है उन सबको आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो रूल्स आए हुए हैं, EPR जो है, वो सारी चीज़ें आपको जितने भी एक्ट्स हैं तो उसको आप बेयर एक्ट पढ़ के जाना, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब थोड़ा मुश्किल है बेयर एक्ट पढ़ना, लेकिन 1-2 बार अगर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे ध्यान से ना, तो 1-2 एक्ट पढ़ोगे, तीसरा अपने आप समझ में आने लगेगा। तो बस एक हेजिटेशन होती है कि हम पढ़ते नहीं है, तो बेयर एक्ट थोड़ा पढ़ लो, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी उससे, और बाकी क्वेश्चन यहीं से आएगा। कॉप के जितने सेशंस हुए हैं, जैसे UNFCCC के 1972 का जो सेशन हुआ था, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें जो थी,
और जैसे यूएनएफसीसी है, यूएनसीबीडी है, यूएनसीसीडी है, और एजेंडा 21 हो गया, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, इसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, इनसे जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, इनके जो प्रोटोकॉल्स कन्वेक्शंस हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। और यूएनएफसीसी में तो जो मेजर इंपॉर्टेंट है, जैसे COP 21 हो गया, क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, फिर COP 26 जो हुआ था, अभी COP 28 जो हुआ है, तो उन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग सीबीडी के जो रिगार्डिंग हमारे जो एक्ट आए हैं, सीबीडी के मेन फीचर्स क्या हैं, उनके कन्वेक्शंस क्या हैं, एजेंडा 21 क्या था, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसके बारे में जितने समिट्स हुए हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें अगर आप थोड़ा सा पढ़ लोगे, और जो इंटरनेशनल कन्वेक्शंस अमेंडमेंट प्रोटोकॉल जो हुए हैं उनको आप थोड़ा सा पढ़ लेना, तो यहाँ से क्या मेजर एक शॉर्ट क्वेश्चंस आपके कंफर्म ही होते हैं लगभग। जैसे नगोया प्रोटोकॉल के बाद कितनी बार यूपीएससी ने पूछा है, अब आप लास्ट ईयर मरकरी के बारे में पूछा, मिनामाटा कन्वेक्शन जो पूछा हुआ है उन्होंने, राइट। तो ये चीज़ें क्या हैं, मतलब ये थोड़ी वही सेंस है कि उसी तरीके से क्वेश्चन वहीं से फ्रेम हो रहे हैं, वही टॉपिक से, बस थोड़ी अलग तरीके से आ रहे हैं। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, मैप प्रोग्राम, रामसर साइट्स, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। अब देखो इससे क्या है ना, मैपिंग करने से अगर आपको थोड़ी चीज़ें आइडिया भी लग जाएगा कि ये यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे है, तो उसकी वजह से आप क्वेश्चन डिटेक्ट कर सकते हो कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो आपको थोड़ी एलिमिनेशन में थोड़ी हेल्प आउट हो जाएगा। और रामसर साइट्स से अगर मान लो आपने रामसर साइट्स पढ़ी हुई है, वो नाम कहीं आ रहा है तो आपको पता लगे नहीं ये स्वैप की हुई है या फिर ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब उससे पता, अब जैसे को आपने नेशनल पार्क पढ़ा है तो उससे अब नेशनल पार्क के नाम से रिलेटेड अगर वहाँ कोई हिल भी होगी क्या पता, या वहाँ से रिलेटेड कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, उसके नाम पे कोई पड़ा हो ऐसा नेशनल पार्क, ठीक है, टाइगर रिजर्व हो गया, तो उससे क्या रिलेट, अगर इन चारों में से अगर एक दो टॉपिक्स भी आप पढ़ के जाते हो अच्छे से तो उससे भी आपकी बाकी चीज़ें कवर हो जाती हैं। स्पीसीज़ देखो याद करने में बहुत सारी हैं, नहीं हो पाती, तो स्किल जर्नल क्या है, जो सारी स्टेट है ना उनकी स्टेट्स की बर्ड को आप थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से कि किसी स्टेट की क्या स्टेट बर्ड है, तो उससे क्या होगा आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा, क्योंकि कोई भी स्टेट अगर अपनी स्टेट बर्ड रखेगा वही रखेगा जो उसके रीजन में पाई जाती है, राइट। तो अगर आपको ये पता होगा कि कौन सी स्टेट में कौन कौन सी बर्ड पाई जाती है, थोड़ा तो एक आइडिया हो जाएगा आपको कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है, स्टेट बर्ड से ही। फिर उससे क्या होगा, थोड़ा आपको आसानी हो जाएगी और आपको थोड़ा उससे रिवीजन करने में हो जाएगा और आपको ये पता लग जाएगा कौन से रीजन में क्या मिलती है, ठीक है। एमएसपी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। एमएसपी तो मतलब ये तो पढ़ के ही जाना कौन कौन सी क्रॉप्स मिलती है, एक्ट क्या है, गवर्न कैसे होती है और कैलकुलेट कैसे होती है, कौन करता है, अप्रूव कौन करता है, सारी चीज़ें A to Z एमएसपी से। कार्बन रिलेटेड जितने टर्म्स आते हैं आपके, कार्बन रिलेटेड जितनी टेक्नोलॉजी है, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना। कार्बन भी क्योंकि इंपॉर्टेंट ही टॉपिक, जितने भी ऐसे सस्टेनेबल वाली टेक्नोलॉजी है ना, बायोफ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन से रिलेटेड जितनी नई नई चीज़ें आ रही हैं जो सस्टेनेबल इन नेचर हैं, राइट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। बाकी एक थोड़ा बेसिक आइडिया भी अगर आपको हो जाएगा ना कि क्या चीज़ें होती हैं या फिर कार्बन का क्या फंक्शन होता है, उससे कैसे पॉजिटिव सेंस में, तो भी आप ऑप्शन आप डिटेक्ट कर लोगे वहाँ पर, अगर थोड़ा सा लॉजिकल सेंस में सोचोगे। लेकिन उसके लिए भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो लास्ट में बताऊँगा कैसे करनी है। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, ये क्वेश्चंस कितनी बार आ चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं हर बार, अलग अलग साइकिल, पहले कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस पूछ लिया, सल्फर साइकिल पूछ लिया, राइट। तो सारी चीज़ें वहीं से आ रही हैं, क्वेश्चन थोड़ा पढ़ के जाना इसको। फिर पॉलिटी में आ जाते हैं। पॉलिटी में देखो ये फ्री फंड के मार्क्स होते हैं, अगर इन सारे क्वेश्चंस में आपकी गलतियां हो रही हैं तो फिर तो आप मतलब थोड़ा रेस से ही बाहर निकल जाओगे, ठीक है। तो ये श्योर शॉट वाले क्वेश्चंस हैं जो सारे लोग मोस्टली लोग करेक्ट करके आते हैं, तो इसको आपको तो गलत नहीं करने, तो इस पर अच्छे से ध्यान देना कि यहाँ पे जो आपके जो मार्क्स नहीं आएंगे चलो ठीक है, लेकिन जो आने वाले हैं श्योर शॉर्टली उनको तो मैं कन्फर्म कर लूँगा अपनी तरफ से, ठीक है, तो उनको करके जाना। पॉलिटी में जैसे प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, टीपीएसपी, पार्लियामेंट्री फीचर्स, मनी बिल, फाइनेंस बिल, लोकसभा वर्सेस राज्यसभा, आरपीए। अब देखो इलेक्शंस हुए हैं इस बार, ठीक है, लोकसभा के, तो इसके लिए जो आरपीए एक्ट है वो आप अच्छे से पढ़ के जाना, करंट में कि क्या क्या चीज़ें थी, वो सारी चीज़ इलेक्शन से रिलेटेड। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट थी, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, हर साल एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। टर्म्स मेंशन और डिफाइन, ये अगर आपको थोड़ा टाइम, ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा, इसको लिए आपको थोड़ा रॉ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप थोड़ा गूगल करके पढ़ लेना कि कौन कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं, या फिर कौन कौन से ऐसे हैं जो डिफ़ाइन किए गए हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो मेंशन्ड हैं और डिफाइंड हैं, दोनों चीज़ें हैं, राइट। तो वो चीज़ें आप थोड़ा सा कर लेना, इससे आपको क्या नाम है थोड़ा सा ये का हो जाएगा, मार्क्स कवर हो जाएंगे। और ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिफिनीशंस हैं और जो बाकी डिफिनीशंस हैं, जैसे आपकी लिबर्टी की हो गई, स्टेट की हो गई, आपकी इक्वालिटी हो गया, ठीक है, फ्रीडम हो गया, तो इन सब की जो थोड़ी पॉलिटिकल स्पीच है, जो PSIR वाले स्टूडेंट्स उनके पास उनको तो पता होगा, बट द थिंग जो लोग जिनका PSIR ऑप्शनल नहीं है उनके लिए क्या है कि आप थोड़ा सा उसको पढ़ लेना। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में अगर मुझे हुआ तो मैं अपडेट कर दूंगा, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में
कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन कितने सारे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, कॉन्स्टिट्यूशन के मेन जो वर्क होता है, फीचर्स जो होते हैं, ठीक है, वो आप पढ़ के जाना कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ पर्पस क्या है, राइट। वो थोड़ा भी आइडिया लग जाएगा ना तो उससे क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व आपका। शेड्यूल्स हो गए, शेड्यूल के हर साल क्वेश्चंस आते हैं, कभी 5th शेड्यूल, कभी 10th शेड्यूल, कभी 6th शेड्यूल, कभी 2nd, कभी 4th, कभी 7th, राइट। तो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पढ़ इसमें इन सबको छोड़ना मत। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हो गई, इसके भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। एस्टीमेट्स कमेटी हो गई, उसके बाद सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की कमेटी हो गई, ठीक है, तो और पीएसी हो गया। तो ऐसी जितनी कमिटीज़ हैं उनके बारे में एक ओवरव्यू रख लेना कि थोड़ा थोड़ा पता हो कि कैसे काम करती है, तो बाकी चीज़ें हो जाएंगी। ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रास रूट लेवल पे इसको आपको पढ़ के जाना है। इसमें देखो जहाँ जहाँ मेंशन है, जैसे पेसा एक्ट में है, 73rd अमेंडमेंट हो गया, एफआरए हो गया, तो जहाँ जहाँ पे भी ग्राम सभा से रिलेटेड जो एक्ट्स हैं ना, उन सारे एक्ट को पढ़ के जाना और उनके बारे में डिटेल पढ़ के जाना, ठीक है। क्योंकि ग्राम सभा सिर्फ एक जगह से नहीं आएगा, 3-4 जगह से आ सकता है, तो एक जगह से पढ़ के जाओगे तो आप कन्फ्यूज़न हो जाएगी। हर जगह से पढ़ के जाना कहाँ पे क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर ज्योग्राफी में आ जाओ। ज्योग्राफी में तो देखो यार, हिल्स हो गई, माउंटेन रेंज, ये तो नॉर्मल सी है। रिवर सिस्टम पढ़ लेना, कौन कौन सी रिवर ईस्टर्न घाट की, वेस्टर्न घाट की, कहाँ कहाँ से जाती है। एक जनरल आइडिया भी अगर लग जाएगा ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा। मैं नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता होगा उस स्टेटमेंट का, वो ऐसे फ्रेम की जाएगी, ये आप मान के चलो कि आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट पढ़ के जा रहा हूँ कि ये इसकी ट्रिब्यूटरी और सामने ही क्वेश्चन वो आ जाएगा। नहीं, सिंगल स्टेटमेंट तो आएगा नहीं, और आएगा स्टेटमेंट्स में आएगा, 3-4 स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट आपकी सेव, बाकी कैसे करोगे, राइट। तो उस चीज़ को करने के लिए आपको बाकी चीज़ों में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी करने के लिए। तो ये बेसिक आइडिया आपको रखना है। इसी तरीके से ओवरव्यू लेकर अच्छे से पढ़ के जाना है कि कौन कौन से हिल से जाती है, किस स्टेट से पास करती है, तो स्टेट से पास करती है तो वो भी पता लग जाएगा कि वहाँ से नेशनल पार्क कौन कौन सा अगर आपने पढ़ा है तो वो भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इस एरिया से जा रही है तो यहाँ से होकर के जा सकती है। हिल्स यहाँ पे ये सारे हैं, तो थोड़ा आपस में इंटीग्रेट करके पढ़ लेना उसे। खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स कौन कौन सी हैं और कैश क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ लेना, क्वेश्चन आते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट और सवाना और सेमी एरिड, ये 4 टाइप्स हैं। सेमी एरिड से भी तो कम क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडियस और सवाना, इन सबसे क्वेश्चन पूछती रहती है। मैंग्रोव्स हो गया, ठीक है। अल नीनो, इस बार अल नीनो था, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी गई, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। अल नीनो से पहले भी पूछ रखे, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना। और अर्थ के एटमॉस्फेयर से ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है। मोस्टली इंफ्रारेड का जो रोल होता है, वाटर वेपर का जो लोअर एटमॉस्फेयर है ना, वो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको आप अच्छे से स्टडी करके जाना, लोअर एटमॉस्फेयर। कोयपन क्लाइमेट चार्ट जो होता है, ये अभी तक तो यूपीएससी ने नहीं पूछता, बट मुझे लग रहा है चांसेस हैं इस बार पूछ ले। इस बार उन्होंने सीडीएस में भी ये दिया हुआ है, तो इसको एक ओवरऑल जनरल नॉलेज में रख के जाना कि थोड़ा सा एक बार देख लेना कि क्या होता है। उसके जो टर्म्स होते हैं ABH जो पूरे होते हैं ना, तो वो क्या क्या मेंशन करते हैं, थोड़ा सा एक जनरल आइडिया होगा तो आंसर निकाल सकते हो। रटना तो नहीं बोलूँगा। बाकी एयर सर्कुलेशन जो हो गया, उसके जो फोर्स हो गए, ठीक है, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, इनके बारे में जनरल आइडिया रख लेना आप थोड़ा ज्योग्राफी में, ठीक है। तो एयर सर्कुलेशन का आपका एक और अगर जनरल नॉलेज भी है ना कि ग्रेडियंट फोर्स क्या आता है, कि किस तरीके से एयर मूव करती है, तो उससे बाकी क्वेश्चंस आप कर लोगे। फिर एवोल्यूशन ऑफ स्पेस हो गया, अर्थ, नेबुला क्या था, बिग बैंग थ्योरी क्या थी, स्पेस कैसे इवॉल्व हुआ था, ग्रेविटी हो गया, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ग्रेविटेशनल वेव्स हो गई, उन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। साइंस एंड टेक आ जाओ। साइंस एंड टेक में देखो क्या है, बेसिक साइंस है जो नॉर्मल सी होती है। 11th-12th NCERT पढ़ लेना, अगर टाइम मिले तो कर रखी तो बहुत अच्छी है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे उसकी ट्रीटीज़ हैं, NSG हो गई, उसके बाद NPT हो गई, उसके बाद आपका IEA हो गया, ठीक है। तो ये सारे जितने ग्रुप्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूक्लियर से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो यूरेनियम हो गया, फिर जो मोनजाइट का क्वेश्चन आया हुआ था, मोनजाइट क्यों इम्पोर्टेंट था, बाकी जो चीज़ें हैं जैसे आपका ये हो गया क्या था, IEA का, हाँ IEA के जो एडिशनल सेफ गार्ड्स वगैरह हैं पूरे, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो जैसे वाईफाई का क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्होंने, उसके बाद लाईफाई का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ब्लूटूथ पूछ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसी जो कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट लूम पूछा है इन्होंने एक बार, वो भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो थोड़ा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा पढ़ लेना, तो इससे थोड़ा अगर जनरल बेसिक आइडिया अगर क्वेश्चन आता है तो कर लोगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग, इससे तो ये उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है, सारी चीज़ें इससे पढ़ के जाना। ह्यूमन्स, ऑर्गेनिज्म, बेसिक चीज़ें जो होती हैं ना वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे माइक्रोकॉन्ड्रियल डिजीज़ का भी ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, 3 पैरेंट बेबी उसी क्वेश्चन को पूछ रखा है। जेनो ट्रांसप्लांटेशन हो गया, वो कैसे होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो प्लांट्स में चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्लोरा में और फौना में 2 में डिवाइड कर लेना, फ्लोरा में क्या क्या चीज़ें हैं टेक्नोलॉजीज़ में, और फोरा में क्या क्या है फ्लोरा में, ठीक है। तो वो कर लेना। IVF टेक्नोलॉजीज़ जो हैं, जैसे 3 पैरेंट बेबी जैसे मैंने बताया, IVF की और जो सारी चीज़ें हैं, आर टेक्नोलॉजी, सरोगेसी, वो सारी चीज़ें पढ़ लेना।
वैक्सीन देखो, अभी कोविशील्ड क्या नाम है काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो वैक्सीन अभी क्वेश्चन है चांसेस की 2022 में उन्होंने पूछा था, 23 में नहीं पूछा है वैक्सीन के बारे में, तो मे बी इस साल चांसेस है कि वो वैक्सीन के बारे में पूछ लें। तो वैक्सीन का एक ओवरव्यू फिर से लेकर के जाना, पढ़ के जाना इमर्जिंग, और ये अभी वैक्सीन का ये इन्होंने CDS में भी पूछा है, CDS 2024 में, ठीक है, तो इसलिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इमर्जिंग बायोटेक्नोलॉजी जो है आपकी सारी, ठीक है, वो सारी आप पढ़ के जाना। बायोटेक्नोलॉजी ऐसी जो मोस्टली बायोटेक्नोलॉजी ऐसी होती हैं वो सस्टेनेबल होती हैं, अच्छा वर्क करती हैं कन्वेक्शन टेक्नोलॉजी से, तो अगर थोड़ा ओवरऑल ब्लूप्रिंट भी रहेगा ना आपके पास तो भी आप क्वेश्चंस कर लोगे। सोलर टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके सोलर से जितने एक्सपेक्ट हैं, जितने टॉपिक्स हैं, सब कुछ पढ़ के जाना। पार्क हो गया, सोलर मीटरिंग हो गया, सोलर नेट मीटरिंग हो गया, सूर्य मित्राज हो गया, इसके बाद जो सोलर के लिए अभी जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं, ISA हो गया, ठीक है, A to Z जितनी चीज़ें सोलर से रिलेटेड है, ईच एंड एवरीथिंग टोटल एक्सपेक्ट कवर करके आप जाना। अगर थोड़ा ओवरव्यू भी रहेगा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। फिर ग्रीन टेक्नोलॉजीज ऐसे ही हैं, राइट, जो ग्रीन नेचर में वर्क कर रही हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में 9 टॉपिक्स देखो आपकी साइंस एंड टेक के हो गए। तो टोटल ये देखो 70 टॉपिक्स थे जो मैंने ऐसा मुझे लगा कि आ सकते हैं। इन 70 में से अगर मान लो आपके मैं आधे तो नहीं लूँगा, चलो और कम ले लेता हूँ, मान लो सिर्फ 20 टॉपिक्स, अगर 20 टॉपिक्स से भी आपके क्वेश्चन आ जाते हैं तो 40 मार्क्स आपके सीधे सीधे यहाँ से बन जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो अलग से क्वेश्चन आएंगे वो अलग से होंगे ही, ठीक है। और मेन चीज़ क्या है ना, ये थीम्स ऐसी हैं जो UPSC हर साल पूछती है, ये इनकी फेवरेट टॉपिक्स है। तो इन केस अगर ऑप्शन में आपको ऐसा ये अगर आपको दिख रहा है ना कि इन सबसे क्वेश्चन आया हुआ है, विजयनगर से, अजंता एलोरा से, या फिर मान लो अकबर से, ठीक है, या फिर ऐसा कोई कॉइन का आया हुआ है, पोल्ट का आया हुआ है क्वेश्चन, या EU है ऑप्शन में, IMF है, तो इनके लिए क्या करना है, आपको सीधे इस पे मार्क करके आना। ये आपको फ्री फंड के मार्क्स देंगे, क्योंकि ये UPSC के फेवरेट टॉपिक्स हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं पता है, ऑप्शंस में आपने देखा ये सारे ऑप्शंस हैं और UPSC इनसे क्वेश्चन पूछती है, तो जाहिर से वहाँ पे आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आएगा किसी वीडियो देख ली और मैं जाकर के एग्ज़ाम में मार्क कर दूंगा उस टाइम पे, वो आपके दिमाग में उस टाइम वो चीज़ आएगी ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए एक चीज़ आपको बिल्ड करनी पड़ेगी खुद से प्रैक्टिकल सेंस में। देखो एक कॉमन सी चीज़ आपको बताता हूँ मैं, देखो आप क्या करते हो, आप पढ़ रहे हो पूरी, आप अपना पूरा पेपर किस चीज़ के बेसिस पे जा रहे हो, नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व करने। नॉलेज से आपको मैक्सिमम 20 से 25 क्वेश्चंस आएंगे। आप लॉजिक एंड ट्रिक की वीडियो देख रहे हो कि लॉजिक कैसे लगाएं, ट्रिक कैसे लगाएं, उसके लिए आपने क्या किया, आपने वीडियो देख रहे हो, आपकी मतलब 75% कहाँ पे मेहनत कर रहे हो आप, नॉलेज बेसिस पे। लॉजिक पे आप कितना मेहनत कर रहे हो, सिर्फ 25%, ठीक है। और क्वेश्चन आपको कितने सॉल्व कर रहे हैं, इस 75% से सिर्फ 25% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और जो इस जहाँ पे 25% मेहनत कर रहे हो वहाँ से आपके 75% क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है, लॉजिक एंड ट्रिक से। तो बेसिकली क्या है, आपकी जो मेहनत होनी चाहिए ना 75%, वो भी लॉजिक पे होनी चाहिए 75%। और जो आपकी नॉलेज है ना, नॉलेज पे भी कितनी 25% चाहिए होगी, और नॉलेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी आप वो 25% क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्मार्ट स्टडी इसे ही कहते हैं मोस्टली, कि आपको जो क्वेश्चन 75 ऐसे करने हैं तो 75% मेहनत भी तो आप इसमें दो। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए PYQ सॉल्व करने हैं सारे, उनमें देखना है कि क्या लॉजिक लग सकते हैं, किस तरीके से UPSC क्वेश्चन फ्रेम कर रही है, क्या इंपॉर्टेंट थीम्स है, क्या क्या। UPSC ऐसा है कि जो एग्जामिनर का माइंडसेट आप समझो ना, ये कोई लॉजिक नहीं ट्रिक नहीं है, बस एक तरीके से आप सेंस समझ लो। इन द सेंस जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो किसी ने आपने किसी को उधार दिया है, ठीक है, आपने उसको 100 रुपये दिए हुए हैं, ठीक है, अब उससे मांग रहे हो कि लौटा दो मुझे काम है। तो वो हर बार आपको कुछ बहाना दे रहा है कि लाइक अभी ATM में पैसे नहीं हैं, अभी शाम में कर दूंगा, UPI नहीं चल रहा है, घर जाके दे दूंगा, ठीक है, कल बोला है पापा डाल देंगे तो दे दूंगा मैं, ठीक है, या फिर मेरे पैसे रुके हुए हैं कहीं, तो कुछ भी बोलेगा। तो एक टाइम ऐसा है ना, आपको उसकी मतलब सुन के पता लग जाएगा कि या तो ये पैसे दे रहा है या तो पैसे वो नहीं दे रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात। अगर वो उसके अलावा उसको पैसे देने होंगे तो सिंपल सा वो यही बोलेगा कि हाँ मतलब भेज रहा हूँ, या फिर ये ले कैश ले ले भाई, ठीक है। अगर वो उसके अलावा कुछ भी बोल रहा है कि अभी आ दूंगा, शाम में दे दूंगा, ये करूँ, तो आपको कोई झूठ बोल रहा है, बहाने बना रहा है। सेम काइंड ऑफ द गो विद द UPSC स्टेटमेंट्स, ठीक है। UPSC की स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, मोस्टली ऐसी है कि आपको एक बार ना जब आप उसकी स्टेटमेंट देखोगे, ये तो स्टेटमेंट हर बार ही गलत होती है यार, हर बार UPSC ऐसा बोलती है और ये गलत करती है, तो द सेम थिंग। तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे ना, आप एग्जामिनर का माइंडसेट समझने लग जाओगे कि एग्जामिनर रॉन्ग कहाँ करता है, क्योंकि वो स्टेटमेंट हर बार रॉन्ग हो रही है, क्वेश्चन जैसे आ रहा है हर बार रॉन्ग हो रहा है, हर बार रॉन्ग हो रहा है, तो राइट। तो इसी तरीके जब आपका ये माइंडसेट में डेवलप हो जाएगा ना, तो जब एग्जाम हॉल में आप जब पेपर देखोगे ना, आपने जब स्टेटमेंट आपने पढ़ी, तो उसको देखते ही आपको पढ़ते ही ये पता लग जाएगा कि यार ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट, UPSC हर बार गलत करता है। आपके मन में सबसे पहले ही यही आएगा, ये तो काटो, राइट। तो वो चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी। उस डेवलप करने के लिए आपको 75% मेहनत अपनी इस पे लॉजिक पे लगानी पड़ेगी, और वो तभी होगा।
ऐसे नहीं होगा। उसके लिए आपको पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे पूरे थ्रू लॉजिक्स, तभी आपको वो डेवलप होगा। और वो भी ये नहीं कि आप उसके कर रहे हो कि किसी मॉकिंग टेस्ट के या फिर यूपीएससी के उसके कर रहे हो, ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट के, ठीक है। आपको कोच यूपीएससी के पीवाईक्यू लगाओ, यूपीएससी पीवाईक्यू इज़ द बेस्ट। और मैं यही बोलता हूँ कोई भी टॉपर होगा सबसे आपने सुना होगा कि यूपीएससी पीवाईक्यू, तो इसीलिए बस क्योंकि आपको एग्जामिनर का माइंडसेट सेट करना है, देखना है, पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनाएगा वो एग्जामिनर बनाएगा, राइट, जिसने बनाए हुए हैं आज तक। तो आपको उस टाइम पे उसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ना कि किसी कोचिंग के एग्ज़ाम के या टीचर के, ठीक है। तो इसीलिए मोस्टली फोकस करो यूपीएससी पीवाईक्यू पे, इस तरीके से मेहनत करो, 75% अपनी दो तो रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। ये आप सोचो कि मैं 75% नॉलेज पे दूँ, 25% यहाँ दूँ और जाके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो नहीं आएगा कुछ। ये जो 25% ही तब आपको उसमें भी मिलेगा कि 75 क्वेश्चन इससे लगाओगे, इसका सिर्फ 25% आपके क्वेश्चन सही होंगे। फिर आप कहोगे सर हम तो माइनस में जा रहे हैं, लेकिन माइनस में भी तब भी नहीं जाओगे मेरे हिसाब से, तो अगर ये 25% भी सही हो जाए, ठीक है। तो बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कितने हो जाएंगे ये, 16 हो जाएंगे ना, 16 हो जाएंगे तो 32 गलत कितने हो गए लगभग, नहीं 16 नहीं होंगे यार, और हो जाएंगे तो चलो कोई नहीं, कैलकुलेट कर लेना खुद से, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें बता दी हैं, देखो थीम्स वगैरह बता दी हैं, इसमें ये जो थी थोड़ी ट्रिक्स बता दी हैं। बाकी चीज़ों के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, घर से यूपीएससी, जो उसमें डिटेल्स होगी मैं बता दूंगा। और बाकी इन द केस अगर आपको ऐसा कुछ और लगे कि मैं कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, तो मुझे मैसेज कर देना ग्रुप पे, ठीक है। आई विल सॉर्ट इट आउट कि कोई अगर आपको दिक्कत आ रही हो शेड्यूल, या फिर कोई अगर आपको मेन लॉजिक या ऐसा कुछ पीवाईक्यू से रिलेटेड कुछ पूछना हो मोस्टली, ठीक है, उन चीज़ों में मैं हेल्प आउट कर सका तो कर दूँगा। ओके बाय।